हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस टी विज अकेडमी। मेरा नाम है विकास विश्वकर्मा और आज हम जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 11th के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम मैथमेटिक्स सेक्शन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है कि m टू द पावर n इक्वल टू 33 है। तो आपको n टू द पावर m इंटू एन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आप क्या करिए, 32 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5। तो m इंटू एन को हम 2 टू द पावर 5 से कंपेयर कराएं तो m की वैल्यू आ गई 2 और n की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो हम यहाँ इजीली हम n टू द पावर m इंटू एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। n की जगह हम 5 पुट कर देते हैं और इसके ऊपर पावर हम 2 इंटू एन की जगह 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और क्या बोला है कि इसके जीरो इक्वल हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अगर जीरो इक्वल होते हैं वो कब होंगे, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तभी इसके जीरो जीरो दोनों इक्वल हुए हैं। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोलूँगा ए सी जो हमारा आएगा वो आएगा बी स्क्वायर बाई 4। अब ध्यान से देखिए, ये बी स्क्वायर बाई 4 क्या है, बी अगर कोई भी पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, किसी भी रियल नंबर का आप जब स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तो बी स्क्वायर बाई 4 हमेशा क्या होगा, बी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यह हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अच्छा जी, ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा। ओके, तो बी स्क्वायर बाई फोर भी हमारा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, क्योंकि जब दो रियल पॉजिटिव नंबर का डिवीजन करते हैं तो हमको पॉजिटिव रियल नंबर ही आता है। तो बी स्क्वायर बाई 4 हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को और एनालाइज करिए। अगर बी स्क्वायर बाई 4 पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका मतलब ए और सी का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए और सी का प्रोडक्ट मतलब ए और सी का गुणनफल पॉजिटिव कब होगा, दो ही केस बनेंगे। पहला, आइदर बोथ ए एंड सी आर पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हों, ठीक है, ए और सी पॉजिटिव हो तब इनका प्रोडक्ट गुणनफल पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा, आइदर बोथ आर नेगेटिव, आइदर बोथ ए एंड सी आर नेगेटिव, या तो दोनों नेगेटिव हों तब इनका गुणनफल नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में या तो दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव हैं, दोनों का साइन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 46 क्या हो जाएगा, सी एंड ए है सेम साइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है 7 टाइम टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्स नंबर, ठीक है। तो पहले आप एक 2 डिजिट नंबर को एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए 2 10x प्लस वाई, यह हमारा एक 2 डिजिट का नंबर है और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा 10y प्लस एक्स। इसको अगर रिवर्स करते हैं, इसके डिजिट्स को अगर हम रिवर्स करते हैं तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 टाइम, इसका 7 टाइम, ठीक है, इसके 4 टाइम के बराबर है, ठीक है। तो एक तो आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि 10x प्लस वाई है, इस नंबर से ज़्यादा इसका रिवर्स नंबर आ रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड रिवर्स नंबर का इससे ज़्यादा आ रहा है, तभी इसका 7 टाइम इसके 4 टाइम के बराबर है। तो अब हम और क्या बोला है कि दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस 3 है, दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस 3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर 10x प्लस वाई है और 10y प्लस एक्स है तो इसका 4 टाइम इसके 7 टाइम के बराबर है, मतलब ये 10y प्लस एक्स ज़्यादा होगा 10x प्लस वाई से। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट है y, ठीक है, ये यूनिट डिजिट इस x से ज़्यादा है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इनके दोनों का डिफरेंस ले लूँगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 3, ठीक है, x माइनस वाई नहीं लूँगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 70x प्लस 7y इक्वल टू 40y प्लस 4x। अब दोनों को मैं इधर लेकर माइनस करता हूँ तो ये हो जाएगा 70x माइनस 4x प्लस 7y माइनस 40y इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 66x और ये हो जाएगा माइनस 33y इक्वल टू 0। अगर मैं 33 इसमें से कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक और इक्वेशन आ जाएगा, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब दोनों को सॉल्व करते हैं,
तो दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं, मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है, दोनों को जोड़ देता हूँ। तो दोनों को जब ऐड करूँगा तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, और 2x में x माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो ये x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू हमें 3 मिल गया। अब हमको y चाहिए, तो y के लिए आप इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y माइनस 3 इक्वल टू 3, तो यहाँ से y की वैल्यू 6 चली आएगी, ठीक है, y की वैल्यू 6 चली आई। तो हमको बोल रहा है कि नंबर क्या है, तो नंबर हमने क्या एज्यूम किया था, हमने नंबर 10x प्लस वाई एज्यूम किया था, तो इसमें रख दीजिए 10 इंटू एक्स की जगह पे 3 प्लस वाई और y की जगह पे 6, तो ये हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रखा है कि बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू हम निकालते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से मैं यहाँ से ए में दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से पहले दोनों इक्वेशन में बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस इक्वेशन में भी बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इस इक्वेशन में भी मैं बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर ए बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू। इधर क्या होगा, ए बी एक्स माइनस इसमें ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों को ऐड करता हूँ, तो ए बी वाई से ए बी वाई कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या बचेगा बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू ए आ गया, एक्स की वैल्यू ए आ गया। अब एक्स की वैल्यू ए आने पे हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ए इंटू एक्स की वैल्यू ए माइनस बी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी, x की वैल्यू a आ गया, तो यहाँ से यहाँ से x की वैल्यू b आएगी, यहाँ से x की वैल्यू b आएगी, तो यहाँ ए बी वाई हो जाएगा ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी, तो y की वैल्यू हमारी आ गई a, ठीक है, x की वैल्यू b, y की वैल्यू a, तो x माइनस वाई हमारा हो जाएगा b, x की वैल्यू थी b माइनस a, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल मैं बना लेता हूं यहाँ पे, ये दो ट्राइंगल है ए बी सी और ये डी ई एफ। अब क्या बोला है कि जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर है, ठीक है, और एंगल एफ है, ये एंगल एफ है, ये एंगल सी के बराबर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि जो ए बी है, ठीक है, ए बी है वो डी ई के 3 टाइम है, ए बी इज 3 टाइम डी ई, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, देन 2 ट्राइंगल्स आर, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल देखिए, अगर दो, हम जानते हैं कि दो ट्राइंगल में अगर बी इक्वल टू ई हो गया, बी इक्वल टू ई हो गया और एंगल सी बराबर एंगल एफ हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा तीसरा एंगल होगा ए और डी भी इक्वल ही होंगे, ठीक है, और ये इक्वल हो गए, और यहाँ पे ए और बी, ए बी का और डी का रेशियो 3 आ रहा है, ठीक है। तो अगर दो ट्राइंगल जिसके सारे एंगल्स इक्वल हो गए तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो होगा कि सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर तो हो जाएंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि सिमिलर तो हो गए, कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे इनका साइड इक्वल नहीं आ रहा है, इनका साइड का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक पैरेललोग्राम है, मैं एक ऐसे पैरेललोग्राम बनाता हूँ, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इसके 4 वर्टाइसेस हैं, और इनका चारों वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट दिया गया है -3, -1,
A, B 3, 4, 3। तो हमसे बोल रहा है ए और बी का रेशियो क्या होगा। तो हम जानते हैं, ठीक है, कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मान लो ये ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ओ क्या होगा, ये AC का भी मिड पॉइंट होगा, ये BD का भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, AC का भी मिड पॉइंट है, BD का भी मिड पॉइंट है। तो अगर ये ओ जो है AC का मिड पॉइंट है, तो मैं ओ का कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, ओ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -3 + 3/2 कामा -1 + 3/2। यानी ओ के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या आ जाएंगे जी, ये तो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 0, 1। ठीक है, अब इधर देखिए ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ, ये किसका और मिड पॉइंट ऑफ BD, ये BD का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से इसके ओ के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो यहाँ से A + 4/2 B + 3/2। ठीक है, अब देखिए ओ का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0, 1 दिया है और यहाँ पे A + 4/2 B + 3/2। तो यहाँ पे से जो ये x कोऑर्डिनेट है ये 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी A + 4/2 किसके इक्वल हो गया, 0 के। और ये y ऑर्डिनेट B + 3/2 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से A हमारा कितना आएगा, A हमारा -4 आ जाएगा और यहाँ से B + 3 हमारा 2 के इक्वल, यानी B हमारा -1 के इक्वल आ जाएगा। तो A और B दोनों की वैल्यू हमें मिल गया, A और B दोनों की वैल्यू हमें मिल गया। तो A/B कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/-1, यानी 4/1, 4/1। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, 4/1। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे बोला है 2 टाइम्स साइन 2θ = √3। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू बताइए। तो मैं यहाँ से बोलूँगा कि साइन 2θ = √3/2। तो यहाँ से जो हमारा 2θ होगा, ठीक है, साइन √3 साइन के किस किस एंगल पे, साइन की किस एंगल पे वैल्यू √3/2 आती है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे या तो हमारा जो 2θ हो, या तो ये जो एंगल है 2θ, या तो ये 60 डिग्री हो, ठीक है, या तो जो 2θ है वो हमारा 120 डिग्री हो। इन दोनों एंगल पे थीटा जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो √3/2 आती है। तो यहाँ से 2θ अगर 60 है, तो थीटा हमारा 30 हो जाएगा। और अगर यहाँ से 2θ हमारा 120 है, तो यहाँ से थीटा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 आंसर आ रहे हैं, यहाँ से 30 और 60 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक इन्होंने करा है, तो आप किसी ऑप्शन पर टिक मार दीजिए, ऑप्शन नंबर ए ही बना लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सर्कल का डायमीटर को हमने 40% बढ़ा दिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। तो मान लो सर्कल का जो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका डायमीटर है, इसका डायमीटर D है, D इसका डायमीटर है। अब इसके डायमीटर को हमने 40% बढ़ाया, तो जो नया डायमीटर D' हुआ वो होगा D + D × 40/100। ठीक है, तो जो नया डायमीटर है वो कितना आ रहा है, तो इसको कैंसिल करते हैं, 2/5, तो ये हो जाएगा 7/5D। मतलब ये जो नया जो डायमीटर आया, ठीक है, वो पुराने वाले डायमीटर के 7/5 टाइम हो गया। तो एरिया कितना था हमारे सर्कल का एरिया कितना था, ये था पाई × D/2 का होल स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं π/4D²। जो नया एरिया है A' ये कितना होगा जी, ये हो गया पाई × D' का स्क्वायर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं पाई × 7/5 D'/2। ठीक है, D/2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 49 बाई 7 7 जो 49, और ये हो जाएगा 2 2 जो 4, हाँ, इसको 49/25 × पाई D/2 का होल, पाई × D/2, इसको ऐसे लिख लेते हैं
पाई इंटू डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया जी। अब देखिए ये पाई इंटू डी बाई टू की स्क्वायर ये क्या था, ये हमारा ए था एरिया। तो हमारा जो नया एरिया आ रहा है ए डैश, ये 49/25 टाइम पुराने एरिया के इतने टाइम आ रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये कितना क्षेत्रफल बढ़ा है, तो कितना इंक्रीज हुआ है, क्षेत्रफल कितना बढ़ा है। तो इंक्रीज इन एरिया कैसे निकालेंगे, इंक्रीज इन एरिया निकालने के लिए आप नए एरिया में से पुराने वाले एरिया को माइनस कर दीजिए। तो ये हमारा 49/25 ए है, ये माइनस ए है। तो ये जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 49 - 25/25 ए, यानी ये हो जाएगा 24/25 ए। ठीक है, अब बोल रहा है कि परसेंटेज बताइए, तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ये हो जाएगा, ये इंक्रीज इन एरिया ये है, हमारा पुराना एरिया ये था, इसमें मल्टीप्लाई करिए 100 से। तो ए से कैंसिल, 24 से ये 4 टाइम में कैंसिल, ये कितना आएगा 24 × 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 × 9, 96%। 96% ये एरिया आ गया, 96% इंक्रीज हमको मिल गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले पे चलता हूँ। एक नंबर है, सम ऑफ नंबर एंड इस रेसिप्रोकल, मान लो वो नंबर x है, x और इसका रेसिप्रोकल यानी 1/x का सम 10/3 है। तो आपको ये नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करें, इधर इसको ऐड कर लेते हैं। तो हो जाएगा x² + 1/x = 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 टाइम x² + 1 = 10x। तो ये हो जाएगा 3x² - 10x + 3 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x², 10x को लिख लेता हूँ -9x - x + 3 = 0। अब यहाँ से 3x कॉमन लेता हूँ, x - 3 -1 कॉमन लेता हूँ, x - 3 = 0। तो यहाँ से x - 3 और यहाँ से 3x - 1 = 0 आ गया। तो हमारा x जो नंबर था वो 3 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू 1/3 आ सकती। तो आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन कि एक डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब कि जिसके हर टर्म पिछले वाले टर्म से डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसकी सम ऑफ ऑल टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -36। ठीक है, तो इसके फर्स्ट टर्म को छोड़कर सारे टर्म का जो सम है वो -36 के इक्वल है। और सम ऑफ ऑल टर्म एक्सेप्ट लास्ट टर्म इज 0। देन द डिफरेंस ऑफ 10th एंड 6th टर्म क्या होगा। और बोल रहा है कि एंड द डिफरेंस ऑफ 10th एंड 6th टर्म इज इक्वल टू -6 द सम द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज। ठीक है, चलिए तो हम एक काम करते हैं कि हम एक सीरीज बनाते हैं कि जैसे मान लो A1 A2 A3 ... AN। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा जो ये टोटल एन टर्म है और पहले से ही मैं जूम कर लेता हूँ कि इनका कॉमन डिफरेंस डी है। तो बोल क्या रहा है कि A2 से लेकर AN तक का सम A2 + A3 ... AN, इनका सम जो है वो -36 के इक्वल आ रहा है। और दूसरा बात क्या है, दूसरा एक इक्वेशन ये बोल रहा है और दूसरी बात बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल इट्स टर्म एक्सेप्ट लास्ट टर्म, कि इसका सारा टर्म का सम लास्ट टर्म को छोड़कर, यानी A1 + A2 + ... AN - 1 लास्ट टर्म को छोड़कर सारे टर्म का सम 0 आ रहा है। ठीक है, इनका सम 0 हो जा रहा है। और फिर क्या बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ 10th एंड 6th टर्म, तो 10th टर्म A10 - 6th टर्म A6, इनका जो डिफरेंस है वो -16 के इक्वल आ रहा है। तो आपको फर्स्ट टर्म A1 फाइंड करना है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में A1 ऐड भी कर देता हूँ और A1 इधर से माइनस भी कर देता हूँ। ठीक है, किसी एक इक्वेशन में हम एक चीज़ प्लस भी कर सकते हैं और सेम चीज़ माइनस भी कर सकते हैं, हम नहीं ये जानते हैं। तो ये क्या हो गया, ये A1 से लेकर AN ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। ये क्या हो गया, A1 से लेकर AN हमारा क्या हो गया, SN हो गया कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म -A1, ये कितना आ गया, -36। ठीक है, चलिए
अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, a1 plus a2 plus डॉट 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 an, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, Sn-1 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं दो चीज़ें यहाँ से लिख सकता हूँ। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ n/2 2 टाइम a1 प्लस n-1 इंटू डी माइनस इक्वल टू a1 - 36। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, और इसको मैं क्या लिखूँगा, n माइनस हाँ n-1/2 2 टाइम a1 प्लस n-1 बाई इंटू डी इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने ये भी लिख लिया। ओके, अब दोनों इक्वेशन को, ठीक है, दोनों इक्वेशन को मैं चाहूँ तो माइनस कर सकता हूँ। दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ से माइनस करने की सोच रहा हूँ, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसको जीरो के इक्वेट कर देता हूँ, 2a1 प्लस n-2d इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैंने जीरो के इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1d इक्वल टू a1 - 36। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, इसमें एक माइनस, इसको मैं बनाता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसा बनाना चाहता हूँ 2a1 प्लस, तो इसको मैं लिखूँगा n-2d प्लस डी, एक डी माइनस किया, एक डी प्लस कर दिया, तो ये हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, 2a प्लस n-2d, और यहाँ से क्या है, 2a1 प्लस n-2d, इनका सम जीरो आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जीरो रख दूंगा। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 0 प्लस डी इक्वल टू a1 - 36। तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू डी बाई 2 इक्वल टू a1 - 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये एक और इक्वेशन हम बना लेंगे यहाँ से कि n इंटू डी इक्वल टू 2a1 - 72। ये एक और इक्वेशन बन गया। ठीक है, एक इक्वेशन ये बना हुआ है, एक इक्वेशन ये बना लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसने बोला है कि 10 तो a10 - a6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 प्लस 9d माइनस a1 प्लस 5d इक्वल टू -16। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मुझको मिलेगा 4d इक्वल टू -60। तो यहाँ से d इक्वल टू हमको क्या मिल गया, -4। d की वैल्यू मिल गई -4। ठीक है, d की वैल्यू मिल गई -4। चलिए यहाँ पे 2a1 - 72 था। ठीक है, अब वो d की वैल्यू -4 हम इसमें पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये होगा 2a1 प्लस n-2 इंटू -4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2a1 - 4 इंटू n-1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 2 टाइम n-1, a इक्वल टू 2 टाइम n-1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो अब मैं यहाँ पे, अब a और d की वैल्यू यहाँ से हम चाहें तो हमको a1 फाइंड करना है, a1 फाइंड करना है। तो मैं यहाँ से चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि n की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी a1/2 प्लस 1। n की वैल्यू कितना आ गई, a1/2 प्लस 1। अब यही वैल्यू आप a1 की और d की, n की वैल्यू और d की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करिए। तो ये है, n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a1/2 प्लस 1, d की जगह हम लिखेंगे -4, और इधर क्या है, 2a1 - 72। ठीक है, तो अब -4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -2a1 - 4 इक्वल टू 2a1 - 72। अब 72 को इधर ले जाइए और 2a को इधर ले जाइए, तो ये होगा 4a1 इक्वल टू 72 - 4। तो 72 - 4 को हम ये भी लिख सकते हैं 68। ठीक है, 68। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 68/4, यानी 4 1 जा 4 और 4 7 जा 21। a1 की वैल्यू आ गई 17। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है ये कितना आ गया, a1 बराबर 17, यानी फर्स्ट टर्म हमारा 17 आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी पड़ गया था, लेकिन कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर
ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किसी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट से ए और बी से, ठीक है, एक हम टावर बना लेते हैं, ठीक है, और 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे। इन दोनों पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ पे मान लो और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मान लो, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट से ए हमारा बी से ग्रेटर है, तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। यहाँ से फुट से इसकी डिस्टेंस ए है और इसकी डिस्टेंस बी है। अब ये बी का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा। ऐसा क्यों इसी को 60 लिए कि जो जो पॉइंट जितना ही फुट के पास होगा वो उतना ही उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा। तो बी हमारा नज़दीक है, ए दूर है, तो बी से एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा, इसलिए 60 डिग्री हो गया। तो हमको इस टावर की हाइट बतानी है। तो पहले अब मैं इस ए बी सी डी इस ट्रायंगल का नामकरण कर दिया। अब ट्रायंगल ए बी डी में देखिए जो 1030 है, इसका हाइट हम h मान लेते हैं। तो यहाँ से 1030 हम क्या बोलेंगे कि ये h अपॉन ए प्लस बी के इक्वल होगा, ठीक है। h अपॉन ए प्लस बी के इक्वल होगा। 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो a प्लस बी इक्वल टू √3h आ गया। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि 1060 की जो वैल्यू होगी वो h अपॉन बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से b, यहाँ से ये b, ठीक है। तो हमको तो क्या चाहिए, इसका हाइट चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा कि जो b होगा, ठीक है, यहाँ से जो b होगा वो हमारा बी √3 बी इक्वल टू एच हो गया, ठीक है। चलिए, तो हमारा एच आ कितना रहा है, एच हमारा, ठीक है, एच हमारा यहाँ से ये, हाँ ये सॉरी ए प्लस बी नहीं था, ये ए था, ठीक है। ये बी और डी का जो लेंथ है वो ए है, तो ये ए था। तो यहाँ से एच हमारा एच की वैल्यू हमारे ए इक्वल टू √3h आ रहा है, और यहाँ पे एच की वैल्यू हमारी √3b आ रही है, ठीक है। एच की वैल्यू यहाँ से √3b आ रही है। तो दो ए हमारा जो आ रहा है, ए जो हमारा आ रहा है ये आ रहा है √3h, और b जो आ रहा है वो h/√3 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। हमको ये दो वैल्यू मिल गए, 1060 इक्वल टू h अपॉन बी रूट, हाँ h इक्वल टू b√3, ठीक है। तो a इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को h की वैल्यू को इक्वेट करता हूँ, ठीक है। तो h की वैल्यू को अगर मैं यहाँ से इक्वेट करूँ तो ये हमें मिलेगा, ओके। तो ये दोनों इक्वेशन को देखिए, a इक्वल टू √3h, b इक्वल टू h अपॉन √3। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इधर हो जाएगा a इंटू बी और इधर हो जाएगा √3h इंटू h/√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये क्या आया, a इंटू बी इक्वल टू h स्क्वायर। तो h क्या हो गया जी, ये हो गया रूट में ए बी। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये हो गया रूट में ए बी। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखिए, सरकमफ्रेंस किसी सर्कल का 2 पाई से 4 पाई इंक्रीज कर दिया गया, तो इसका देन एरिया, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल एरिया क्या होगा, हमसे ओरिजिनल एरिया पूछा है। तो मान लो एक सर्कल है जिसका ओरिजिनल रेडियस आर है, तो इस ओरिजिनल रेडियस आर था, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना था, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। और ये कितना, इसकी वैल्यू कितनी दी थी, 2 पाई दी थी। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1, मतलब इसका ओरिजिनल रेडियस 1 होगी, ठीक है। अब इसके सरकमफ्रेंस को 4 पाई कर दिया गया। तो अब अब जो इसका नया रेडियस आया है उसको न्यू रेडियस को आप कैपिटल आर मान लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर किसके बराबर है, 4 पाई के। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, आर की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है, मतलब आर डबल हो गया। तो इसका पुराना एरिया जो था ए, ये कितना था, पाई इंटू ओरिजिनल रेडियस, यानी ओरिजिनल एरिया क्या था, पाई इंटू ओरिजिनल रेडियस पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई
आर की जगह 1 का स्क्वायर करिए तो ये पाई के बराबर थी। अब जो नया रेडियस आ गया ए न्यू, ठीक है, ये कितना आ जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर यानी पाई इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 पाई। तो ये पाई कितना था ए था, तो जो हमारा नया एरिया आ रहा है वो 4 टाइम ए आ रहा है, मतलब पुराने एरिया के 4 गुना ज़्यादा, ठीक है, 4 गुना हो गया। तो यही पूछ रहा है कि अगर हमने पढ़ा दिया तो इसका एरिया पुराने एरिया से कितना टाइम हो गया 4 टाइम, तो ऑप्शन नंबर डी पुराने एरिया से 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड क्या होता है। ठीक है, तो हम सब कोई जानते हैं कि 3 मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड। ठीक है, ये सब कोई जानता है 3 मीडियन माइनस 2 मोड। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे एक सिलेंडर है, एक कोन है, हेमिस्फेयर है, सबका सेम बेस है और सेम हाइट है, तो इनके रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम क्या होगा। तो मान लो सबका सेम बेस और सेम हाइट है, ठीक है, तो तीनों का हेमिस्फेयर, ठीक है, तो सिलेंडर का देखते हैं। मान लो इसका रेडियस आर है, ठीक है, रेडियस इसका आर है, ठीक है, और कोन का भी रेडियस आर है, हेमिस्फेयर का भी रेडियस आर है, और इनका हाइट भी कितना होगा एच के बराबर ही होगा, क्योंकि सबका हाइट भी सेम है। तो जो हाइट हेमिस्फेयर का होगा वही कोन का होगा, वही सिलेंडर का होगा। तो हेमिस्फेयर का हाइट इसके रेडियस के ही बराबर होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक सिलेंडर बनाया, ठीक है, एक कोन बनाया, इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, इन दोनों का हाइट एच एच है, और एक हेमिस्फेयर बनाया, ठीक है, इसका भी रेडियस आर है। इसका अगर रेडियस आर है, इसका इसका हाइट एच क्या होगा आर के बराबर होगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इन सभी का हाइट भी इनके रेडियस के बराबर ही होगा। तो हमको मिल गया कि सबका रेडियस आर है और इनका हाइट भी आर के हाइट एच भी आर के इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पाई आर क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि एच आर के बराबर है। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसलिए हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब तीनों का वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रेशियो, वॉल्यूम ऑफ कोन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इनका रेशियो क्या आएगा पाई आर क्यूब रेशियो 1/3 पाई आर क्यूब रेशियो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इनमें अगर 3 से तीनों रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3:1:2, 3:1:2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 3:1:2। ठीक है, चलो ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी ई एफ आर इन ए पी, ए बी सी डी ई एंड एफ ये ए पी में है। ठीक है, तो ई माइनस सी किसके इक्वल होगा, ई माइनस सी। ठीक है, तो देखो मान लो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो बी को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस डी। ठीक है, सी को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 2d, डी को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 3d, ई को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 4d, एफ को क्या लिख सकते हैं हम ए प्लस 5d। तो ई माइनस सी कितना हो जाएगा, ई माइनस सी को हम लिखेंगे ए प्लस 4d माइनस ए प्लस 2d, यानी ये आ जाएगा 2d के बराबर आ गया, 2d के बराबर आ गया। ठीक है, अब इनमें से हमको ढूंढना है कि 2 इंटू डी 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 सॉरी ये डी मतलब डी बोले तो इसको आप कैपिटल डी बना लीजिए, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, कंफ्यूज ना हो, ये डी बोले तो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, और ये जो डी है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक टर्म है, इसको कॉमन कैपिटल डी बना लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 2d। अब डी कैसे निकालें, तो अब देखिए सी माइनस ए करेंगे, तो सी माइनस ए करेंगे तो 2d आएगा, ये नहीं होगा 2। ठीक है, फिर यहाँ से मैं हाँ डी माइनस अगर सी करता हूँ, डी माइनस सी करता हूँ तो डी की वैल्यू कितनी है ए प्लस 3d, और सी की वैल्यू कितनी है ए प्लस 2d। तो यहाँ से हमको डी आ जाएगा। ठीक है,
तो डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं आसानी से, डी माइनस स्मॉल डी माइनस स्मॉल सी, मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, डी माइनस सी। तो ये हो जाएगा 2 टाइम डी माइनस सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दो नंबर कैल्शियम इतना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। दो नंबर का एलसीएम 3600 है। ओके, चलिए, तो ये बोल रहा है कि दो नंबर का एलसीएम कितना है। मान लो दो नंबर ए और बी हैं, तो इनका एलसीएम ए और बी का 3600 है। तो इनमें से कौन सा ए और बी का एचसीएफ नहीं होगा, इसको ऐसे समझते हैं। तो देखो, अगर 3600 ए और बी से एलसीएम है, तो इसका मतलब क्या है, 3600 इज डिविजिबल बाई बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों से ये 3600 डिविजिबल होगा। अब वो नंबर जो ए और बी का एचसीएफ है, तो ए और बी का एचसीएफ का मतलब क्या, वो नंबर जो ए और बी को पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है। तो वो नंबर ए और बी को डिवाइड कर दे पूरा। तो यहाँ देखिए, ये नंबर ए से डिविजिबल है और बी से डिविजिबल है, और जो एचसीएफ होगा वो ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। तो कुल मिलाकर ये कहूँगा मैं कि इन चारों में से जो ए और बी का एचसीएफ होगा, वो अगर इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो 3600 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये दो नंबर 3600 को डिवाइड कर रहे हैं। तो हम एक एक नंबर इन चारों में से एक एक को चेक करते हैं, कौन कौन नंबर 3600 को डिवाइड करते हैं। तो पहला मैं 600 को चेक करूँगा। तो 3600 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 600 से, तो ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो 2020 तो 6 टाइम में पूरा डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब यह एचसीएफ होगा, सॉरी यह ऑप्शन नहीं, यह 600 एचसीएफ होगा, ठीक है। हमसे पूछा है कि कौन एचसीएफ नहीं हो सकता है, तो ये एचसीएफ हो सकता है। फिर मैं दूसरा ऑप्शन लूँगा। अब देखता हूँ 3600 को 500 डिवाइड कर देगा, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, और ये डिवाइड कर सकता है, नहीं, ये डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हमें मिल गया कि हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। इसी तरीके से 400 भी इसको डिवाइड करेगा, और 360 को ये भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये दोनों डिवाइड कर देंगे बस 500 को छोड़कर। तो ये नंबर हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर एचसीएफ होता तो अगर ए और बी का ये नंबर एचसीएफ होता तो ये 3600 को डिवाइड करता। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x² - 3x + 4 3k, इसका एक 0 4 है, ठीक है। तो दूसरा 0 क्या होगा, एक 0 1 0 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 4, देन द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो अगर इफ 4 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, अगर 4 हमारा इस पोलिनोमियल का 0 है, ठीक है, तो देन अगर हम x की जगह 4 पुट करें, देन पुटिंग x = 4 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो x के बराबर 4 हम अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो चलिए पुट करते हैं। तो x की जगह अगर 4 रखें तो ये 4 का स्क्वायर -3 × 4 + k, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ये हो गया 16 - 12 + k = 0। तो यहाँ से k क्या हो गया, 12 - 16 यानी -4 हो गया। समथिंग इज रॉन्ग, 1 0 आपको, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इसने क्वेश्चन में कुछ गलत किया है कि अगर एक 0 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 4 दिया है तो k की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर ये 4 हमारा इसका 0 है तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की x = 4 रखते ही इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये 4 4 = 16 हो जाएगा, ये 3 4 = 12 हो जाएगा k, तो यहाँ k = -4 आना चाहिए, ठीक है। इसने समथिंग इस क्वेश्चन में इन्होंने कुछ गलत करा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। किसी 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम 9 है,
तो मान लो हमारा वो लेट अज्यूम कर लो कि हमारा नंबर जो है 10x प्लस 2 डिजिट नंबर हमारा 10x प्लस वाई है। ये 2 डिजिट नंबर है। अब इसके डिजिट का सम कितना है 9, तो इसके डिजिट कौन है एक्स और वाई का सम 9 है। अब बोल रहा है कि इफ़ 27 इज एडेड टू इट, अगर इसमें हम 27 ऐड कर दें तो इसके डिजिट क्या हो जाए, रिवर्स हो जा रहे हैं। मतलब इस नंबर में हम क्या करें 27 ऐड कर दें तो इसके डिजिट रिवर्स हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स हो गया। इसमें हम 27 को ऐड करना है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हमको पहले से ही इक्वेशन एक मिला हुआ है। तब ये नंबर क्या होगा, तो हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इधर तो ये 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स प्लस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 9x माइनस 9y इक्वल टू इधर माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू, ठीक है सॉरी, ठीक है यहाँ पे माइनस 27 हो जाएगा। तो ये x माइनस वाई इक्वल टू हमारा -3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, x प्लस वाई इसमें लाकर इक्वल टू 9 हम जोड़ देते हैं, तो 2x इक्वल टू 6, तो x बराबर 3 हो गया, x बराबर 3 हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे x बराबर अगर 3 हो गया तो किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट कर दो। मैं सेकंड में पुट कर देता हूँ, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी 6। तो दोनों डिजिट हमको मिल चुके हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर होगा। तो नंबर हमने क्या एज्यूम किया था 10x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 3 और y की वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 6 यानी 36। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके रियल रूट अगर आपको जानने हैं तो पहले मैं क्या करूँगा, सिंपल से इनको ओपन कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x, ये हो जाएगा माइनस 12x, 9 एक 10 प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इसके डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो भी पता चल जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रियल रूट्स आ रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 AC होता है, तो बी क्या है हमारा -12 है, -12 का स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है 3 है, और सी कितना है 14 है, तो 12 का -12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और ये 4 3 जा 12 और इंटू 14, ये कितना आएगा 144 माइनस 12 14 2 जा 28 और 14 हो जा 14 और 16, तो ये कितना आ रहा है जी, ये निगेटिव आ रहा है, यानी ये आ रहा है हमारा 4 माइनस 24 आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर हमारा डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन 0 आ रहा है। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होता है, नो रियल रूट। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दिस होगा, इसमें कोई रियल रूट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, जहाँ पे बोला है कि AD जो हमारा x है, ये हमारा 3x प्लस 4 है, ये x प्लस 3 है, ये 3x प्लस 19 है। ठीक है, और बोला है कि DE पैरेलल है BC के। ठीक है, ओके, तो देखो अगर ये दोनों पैरेलल हो गए, अगर DE पैरेलल हो गया BC के, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये कॉमन एंगल हो गया, यानी दोनों ट्रायंगल ADE ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के, ABC के सिमिलर हो जाएगा।
तो दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि जो हमारा अपॉन ए बी होगा वो ए ई, ठीक है, ए ई अपॉन ए सी के इक्वल होगा। ए डी कितना है, ए डी हमारा एक्स है, ए बी कितना है, तो ए बी हमारा एक्स प्लस 3x+4 के इक्वल हो जाएगा। इधर ए कितना है, x+3 है, ए सी कितना हो जाएगा, तो ये x+3 प्लस 3x+19 के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा x, ये 3x, ये हो जाएगा 4x+4 और इधर x+3 और इधर 4x+22, दोनों और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4x² + 22x, इधर हो जाएगा x+3 और 4x+4 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना आएगा 4x² + 4x + 12x + 12, इधर 4x² + 22x। ठीक है जी, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4x² से 4x² कैंसिल हो जाएगा, इधर है 22x, इधर है 12 और 4 16x + 12, 22 में से 16x को घटाइए, इधर 12 के इक्वल आएगा, तो इधर आएगा 6x = 12, तो हमारा x की वैल्यू हो गई 2, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये रहा आपकी टोटल मैथमेटिक्स पेपर। तो हमने सारे मैथमेटिक्स को क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री और अलग सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, जय हिंद, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।